हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में आज देखते हैं हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जो है आपका भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ठीक है, भूगोल का चैप्टर है। एक बार पुनः याद दिला रहा हूँ आपको, भूगोल का चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमने संसाधन में विकास देखे, सेकेंड चैप्टर यहाँ पे जो है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ठीक है, तो देखते हैं इसमें ज्योग्राफी के बीच में यहाँ पे तंजानिया, अफ्रीका के एक छोटे से गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उड़ती है। माम्बा जो है उस गांव की एक छोटी सी बच्ची है। ठीक है, उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम करने के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार उन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह भिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। तो देखिए यहाँ पे माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं। उनके जो जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की जो गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो दिया हुआ है, जो उदाहरण जो दिया गया है, एक माम्बा, ठीक है, जो अफ्रीकी प्रदेश में रहने वाली है, तंजानिया में जो है, दूसरा जो है न्यूजीलैंड में रहने वाले जो है पीटर। अब दोनों बच्चे जिस जगह पे रहते हैं वहाँ की जो भूमि है, मृदा है अर्थात मिट्टी है, जल है, प्राकृतिक वनस्पति है अर्थात वहाँ की जो जलवायु है, वातावरण जो है वो काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंट है। इस वजह से दोनों के पास जो खाने पीने की जो साधन जो है वो उसमें अंतर पाया जाता है। जैसे पीटर के पास जो होता है, जो परिवार जो होता है, जो उत्पादन करता है, उत्पादन करने के एवज में जो होते हैं, जो साधन उसके पास उपलब्ध होते हैं वो साल भर के लिए पर्याप्त होते हैं। लेकिन माम्बा के पास या माम्बा के परिवार के पास जो होता है, दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद या परिश्रम करने के बाद भी जो होते हैं साल भर के लिए खाने के पर्याप्त साधन जुगाड़ नहीं कर पाते। कारण यही है कि वहाँ की जो जलवायु जो है, वहाँ की जो प्रौद्योगिकी जो है, प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी जो है, वो पीटर के यहाँ जो संचालित की जा रही है उस प्रकार से नहीं है। इसलिए दोनों के जीवन में जो है यह अंतर देखा गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग भूमि की बात। ठीक है, तो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मतलब पृथ्वी के जो परत जहाँ पे मिट्टी, धूल, कवरज पाया जाता है वो भूमि कहलाता है। पर्वत, पठार, पेड़ पौधे, जल जो रहता है वो सब भूमि स्तर में होते हैं। तो इसमें जो होता है सभी जगह पे जो होते हैं वो समतल नहीं होते, सभी जगह जो होते हैं आवास योग्य नहीं होते। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का जो वितरण जो होते हैं असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्तराकृतियाँ, पर्वतों की तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वरक मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन
बसे क्षेत्र होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, पृथ्वी के सभी क्षेत्र में जो होते हैं एक समान जो होते हैं, वहाँ पे जनसंख्या या आबादी नहीं पाई जाती। कारण ये है कि जहाँ पे उबड़ खाबड़ पथरीली जगह होती है वहाँ पे जो होता है निम्न आबादी पाई जाती है, और जहाँ पे जो विशाल मैदानी क्षेत्र होते हैं या उर्वरक है ना, उर्वरकता वाला जो क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे जो होते हैं कि फसलों के उत्पादन के लिए पर्याप्त जो उर्वरक प्राप्त होते हैं मिट्टी में जो होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में या समतल मैदानी क्षेत्रों में जो होते हैं घनी आबादी वाला क्षेत्र पाया जाता है, या वहाँ पे ज़्यादा लोग आवास या निवास करके रहते हैं। ठीक है। फिर देखेंगे हम भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे हम भूमि का उपयोग कहते हैं। ठीक है। भूमि का उपयोग हम कृषि के लिए कहते हैं, खेती किसानी जो रहती है वो। वानिकी मतलब होता है पेड़ पौधे उगाने के लिए। खनन मतलब खदानों, वहाँ से जो खनिज तत्व निकालने के लिए जो होते हैं। सड़क निर्माण के लिए, और उद्योगों या बड़े बड़े कारखानों की स्थापना करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से जो उपयोग होता है वो कहलाता है भूमि का उपयोग। आगे देखिए, आप माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना लीजिए। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। निजी भूमि का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति विशेष की भूमि। ठीक है। जैसे आपके पास या आपके पिताजी के पास जो होता है 5 एकड़, 10 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़ की ज़मीन होती है, वो निजी भूमि कहलाती है। ठीक है। और सामुदायिक भूमि का मतलब ये होता है जहाँ पे जो होते हैं घास जो भूमि होती है। ठीक है। गांव में देखना, वहाँ पे दादाजी से पूछना या पिताजी से पूछना, आपको बताएंगे कि जो घास भूमि जो होते हैं वो सरकारी भूमि होती है, मतलब वो सामुदायिक स्वामित्व होता है, सबका होता है इसमें अधिकार। व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता, वो व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं होती। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फल, नट या औषधि बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता जो होती है वो सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्र में घर बनाने, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि की भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। अनाधिकृत मतलब बिना अधिकार का। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में प्राकृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी जो गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन मतलब होता है भूमि का धसकना। ठीक है। या पर्वतों का धसकना जो होते हैं वो मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए एक प्रमुख खतरा बना हुआ है, जिसकी वजह से पृथ्वी की ऊपरी सतह जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चली जाती है, अर्थात वहाँ की जो उर्वरकता जो होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है। अगर थोड़ा सा हम बैक चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे जो पिक्चर चित्र दे दिया गया है यहाँ पे कि अलग अलग जो क्षेत्र भूमि के उपयोग जो होते हैं उन क्षेत्रों में किस प्रकार से या किसके अनुसार वो परिवर्तित हो गया है। एक ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे है, ठीक है, जो पुरानी पद्धति से लोग जो होते हैं निवास रहते हैं झोपड़ी बनाकर, और लोग जो है वहाँ पर आज भी जो होते हैं, मतलब उस समय यहाँ की चित्र के आधार पर जो है कि बैलों पर आश्रित है, मतलब पशुधन पर आश्रित है। ठीक है। किसान जो है वो हल लेके जा रहे हैं और एक व्यक्ति जो है वो अपनी मवेशियों को जो है, मवेशी जानवर जो होते हैं उनको चरा रहे हैं। कितनी प्राकृतिक सुंदरता सोहरी दिखाई दी। दूसरे चित्र में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा विकसित वाला है, जहाँ पे लोग जो है आधुनिक या मशीनीकरण के बेस में जो है वो फसलों का उत्पादन करते हैं। उनके मकान जो है वो पक्की घरों का है। ठीक है। आवागमन के साधन है ये। तीसरा जो चित्र जो है वो पूर्ण विकसित वाले क्षेत्र है। यहाँ पे जो है एक तरीके से हम बोल सकते हैं हाई सोसाइटी के लोग रहते हैं, मतलब जो सर्विस करने वाले लोग होते हैं, नौकरी चाकरी वाले लोग होते हैं, वो लोग यहाँ पे निवास रहते हैं। तो वहाँ पे रोडवेज सड़क मार्ग जो बना हुआ है उसके बेस में बना हुआ है। चौथा जो
चित्र दिया हुआ है यहाँ पे कि पूर्ण विकसित रूप से जो है, जहाँ पे बड़े बड़े जो व्यक्ति लोग होते हैं, मतलब एक तरीक़ा से शहरी या करण जो होते हैं, ठीक है, नगरीकरण नहीं हो गया, शहरीकरण हो गया, जो है बड़ी बड़ी नगरीय क्षेत्रों में होते हैं, एकदम मेट्रो सिटी लेवल में। तो ये है, तो इस प्रकार से ये चार पिक्चर जो दिया है, चार चित्र दिया हुआ है भूमि का उपयोग। फिर देखिए आगे भूमि संसाधन का संरक्षण, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की जो वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। मतलब हम लोग एक तरीके से जो बेधड़क जो होते हैं, पेड़ पौधे को काटते हैं, ठीक है, वनों को जो है नष्ट करते हैं, वो भूमि पर लगातार जो फसलों का उत्पादन करते हैं, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो इसमें एक तरीके से लिमिट बेस में का सीमित आधार पर अगर उसका उपयोग किया जाए तो भूमि जो है, जो हो रही बंजर जो है, उसको कुछ हद तक रोका जा सकता है। फिर देखिए मृदा, मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, तो पृथ्वी के जो पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण को पतली परत मृदा कहलाती है। मतलब पृथ्वी की जो ऊपरी परत जो होती है, ठीक, जहाँ पर हम लोग निवासरत रहते हैं, वो मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। इस स्वरूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है मृदा परिच्छेदिका, यानी कि मृदा क्षरण जो होता है या मृदा का आवरण जो है वो किस आधार पर है। सबसे टॉप मोस्ट पे देखिए यहाँ पे ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, फिर उसके बाद बालू जिसको रेत कहते हैं, गाद, क्ले के साथ उप मृदा। नंबर 3 में देखिए आप अपक्षयित चट्टानी पदार्थ जो क्षय नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, अपक्षय होते हैं। और लास्ट जो है आपका जनक चट्टानें, अप्रवेशी चट्टान जो होते हैं, ठीक है, इसके नीचे और नहीं जाया जा सकता। ये मृदा परिच्छेदिका है। फिर देखिए मृदा के अंतर्गत यहाँ पे मृदा में के जो फर्स्ट पॉइंट पे दिया है वहाँ पे जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। और नीचे देखिए उच्चावच, तुंगता, ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करता है। फिर देखिए यहाँ पे वनस्पति, प्राणीजात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। तो इस प्रकार से मृदा जो होता है, मृदा में परिवर्तन होते रहते हैं या मृदा में परिवर्तन होता है। लास्ट हम यहाँ पे देखते हैं बेटा मृदा निर्माण के कारक, ठीक है। तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न होते हैं, ठीक है। तो आज की जो लेक्चर जो है बेटा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल देखेंगे आप मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।